वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी इग्नू की जो असाइनमेंट है उसके बारे में। तो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं और सेकंड ईयर में, तो ये वीडियो उनके लिए है। और जिनके पास जो सब्जेक्ट है एमपीएससी 001 जिसका नाम है इंडिया एंड वर्ल्ड, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है कि जो असाइनमेंट है उसका जो सोल्यूशन है इस वीडियो में आपको शो करने वाली हूँ। और अपने अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट अभी आपके सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं आए हैं, कुछ सब्जेक्ट के आ चुके हैं, कुछ के नहीं आए हैं। तो जिन जो भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट आ चुके हैं आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो आपका असाइनमेंट का टाइम है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा सबमिट होना, और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च रहेगी, ठीक है। तो जो असाइनमेंट अभी आपके रह गए हैं वो कोई नहीं, आप वेट कर लीजिए, आ जाएगा तो आप उसे भी कंप्लीट कर लेना। और जो अभी आपके पास आ चुकी है उसको तो आप फाइनल कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो असाइनमेंट है ये एमपीएससी 001 है। इसमें आपका जो क्वेश्चन करना होता है वो 5 क्वेश्चन करना होता है आपको टोटल, ठीक है। जो कि आपका 100 मार्क्स का ये होता है। और एक जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ आपको दो सेक्शन दिए जाते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। इन दोनों सेक्शन को मिला के आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, यानी टोटल आपका ये 100 मार्क्स का होता है। आप वर्ड लिमिट का ध्यान देंगे कि वर्ड लिमिट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और आपको पेज नहीं भरना, प्रॉपर कंटेंट भी आपको अच्छे से लिखना है। आप इसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए और अपने अकॉर्डिंग भी इसको मॉडिफाई करके अच्छे से आंसर बना के लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की किस दृष्टिकोण की विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। मतलब जो वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड व्यू यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो किसी भी वर्ल्ड की हम बात करें, किसी भी विश्व की बात करें, तो उसका जो अप्रोच है, उसका हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसका ज्योग्राफी, ये सारे उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बेस पे हम पता करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो जो इंडिया है, इंडिया का भी हिस्ट्री हम देखें तो काफी मतलब पुराना है। और यहाँ पे जो है वो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, इसको यहाँ पे माना जाता है, इसी आदर्श पे ये है। इसका मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया क्या है, एक परिवार है। तो इसको यहाँ पे बेस बनाया गया है। और प्राचीन टाइम से लेके अभी तक आधुनिक युग में भी इसी रणनीति को, जो ये स्ट्रेचिंग ऑटोनॉमी, यही विकसित हुआ है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है और ये कैसे कनेक्ट है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताना है, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके आप आराम से लिख सकते हैं। एंड अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर और ग्रुप का भी लिंक अटैच है, ठीक है। आप वहां से भी ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आपसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें नाम के बारे में बताओगे कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसके बारे में भी आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है। जो पंचशील का समझौता हुआ था, जो 1954 में चीन के साथ जो पंचशील का जो सिद्धांत हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। यथार्थवाद के बारे में भी बताना है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि आप अप्रोच बता रहे हो यहाँ पे अलग अलग टाइम के, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और इसको आप अच्छे से कर लेना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि हर क्वेश्चन के एंड में आपको जो कंक्लूजन है वो देना जरूरी है। क्योंकि जो कंक्लूजन होता है ये पूरे क्वेश्चन का क्या होता है, एक समरी टाइप का होता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिखते हो कि आपने ओवरऑल क्या सीखा। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसके अध्ययन के जो अलग अलग दृष्टिकोण है, अप्रोचेस है, उसको आपको यहाँ पे बताना है कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अध्ययन में कौन कौन से अप्रोचेस यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। तो जो विदेश नीति है यहाँ पे कोई एक स्टेबल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करता है, बल्कि ये क्या है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। यहाँ पे जो भारत की जो विदेश नीति है उसको समझने के लिए अलग अलग अप्रोचेस का भी यूज किया गया है। किसी एक पे हम यहाँ पे डिपेंड नहीं रह सकते। जैसे हम आइडियलिज्म को देख सकते हैं, रियलिज्म को देख सकते हैं, ठीक है। जो नियो लिबरलिज्म है उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कई सारे अप्रोचेस है। जैसे हम पहला पढ़ते हैं आइडियलिस्ट। जैसे कि पहला है आइडियलिस्ट अप्रोच, क्या आदर्शवादी नींव थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, आदर्शवादी जो अप्रोच है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या मानता था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमें कुछ नैतिकता और जो मूल्य है, शांति, ये भी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। मतलब युद्ध की बजाय ना हमें बातचीत पे ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमेशा संघर्ष ही करना है, बातचीत, समझौते, आपसी, ठीक है, बात विचारों से भी हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो वही उस टाइम पे ये पंचशील समझौता भी हुआ था जो कि चीन के साथ हुआ था 1954 में। फिर नाम जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था,
ये सारे यहाँ पे हमें इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। वहीं पे यथार्थवादी दृष्टिकोण हम देखते हैं तो ये जो है 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद इस अप्रोच का जो महत्व था वो बढ़ गया था। और इसको जो समर्थक है वो कौन है, इसके जो समर्थक है वो कौन है, एंड इसके जो समर्थक है वो है के सुब्रमण्यम। ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे न्यू लिबरल इकोनॉमिक अप्रोच। इसकी मान्यता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता और हर देश को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे ये बोला जाता है। ठीक है, एंड नव उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में भी बताओगे। ठीक है, कि ये जो था ये 1991 के जो आर्थिक सुधार हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, और जो कोल्ड वॉर था उसके एंड के बाद ये स्टार्ट हुआ था। इसके जो समर्थक थे वो थे सी राजा मोहन। ठीक है, और इसे ना जो पैरामिलिटरिज्म है वो भी कहते हैं। इसकी जो मान्यता है वो कैसी है कि आज की जो दुनिया है उसमें ना सैनिक ताकत से ज्यादा क्या है, आर्थिक ताकत मायने रखती है। मतलब इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होना चाहिए, जो इकोनॉमिक पावर है वो भी बहुत ही मायने रखता है। तो विदेश नीति का जो काम है वो देश के लिए क्या है, व्यापार करना और निवेश लाना। तो इसमें जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो इकोनॉमिक है, इस चीज को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो इंडिया है एंड अमेरिका के साथ क्या करता रहता है, हमेशा न्यूक्लियर कोई ना कोई पॉलिसी लेकर ही आता रहता है। ठीक है, परमाणु समझौता होता है। आसियान देशों के साथ क्या, मुक्त व्यापार समझौते, एफटीए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो दूसरी खाड़ी देश है उनके साथ दोस्ती। तो इस दृष्टिकोण का ये परिणाम है। ठीक है, उसके बाद कुछ हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल या डोमेस्टिक अप्रोच भी देख सकते हैं। जैसे जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, विदेश मंत्रालय है, इनके अंदर जो विश्लेषण किए जाते हैं। ओके, एंड कंक्लूजन आप लिख देना। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसकी जो निर्धारक है और जो उद्देश्य है वो कौन कौन से, जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो डिटर्मिनेंट्स है वो कौन कौन से है। ठीक है, तो जो इसके डिटर्मिनेंट्स है वो ज्योग्राफी भी है। ठीक है, ज्योग्राफी भी है। मतलब नेपोलियन ने क्या कहा था कि किसी भी देश की जो विदेश नीति है उसकी क्या भूगोल से ही तय होती है। तो यहाँ पे भारत की जो स्थिति है ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। अब भारत को हम देखें तो देखो भारत का जो है उत्तर में क्या है, नॉर्थ में हिमालय और चीन पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी कंट्री है वो है जो हमेशा क्या हमें चुनौती देते रहते हैं। वही हम दक्षिण में देखें तो क्या है, हिंद महासागर भारत के व्यापार और सामरिक जो भी दृष्टि है उसको महत्वपूर्ण बनाता है। तो इसी कारण क्या है कि ये एक मजबूत नौसेना और सागर जैसी नीतियों की भी यहाँ पे क्या है जरूरत है। ओके, फिर उसके बाद अ, यहाँ पे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा को भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो इतिहास था वो कैसा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो बुद्ध और गांधी, जो बुद्ध महात्मा बुद्ध गांधी जैसे जो हमारे यहाँ पे जो रहे हैं, भारत की विदेश नीति पर प्राचीन मूल्यों और जो स्वतंत्रता संग्राम है इनका भी काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि हम अहिंसा शांति इनकी बात करते थे, जो महात्मा बुद्ध थे, जो गांधी जी थे, पंचशील कूटनीतिकता के भी सिद्धांत दिए गए थे। आर्थिक आवश्यकता की बात करें तो जैसे स्वतंत्रता की बात करें, भारत एक गरीब देश था। ठीक है, पहले तो बहुत अमीर था, और जैसे स्वतंत्रता की बात क्या हुआ, भारत एक गरीब देश था, इसलिए जो आर्थिक विकास थी वो पहले यहाँ पे करना जरूरी था। तो गरीबी दूर करने के लिए विदेशी पूंजी, टेक्नोलॉजी और जो भी ऊर्जा थी उसकी भी जरूरत थी। तो 1991 के बाद से जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ही है वो क्या विदेश नीति का मुख्य एक चालक बन गई है यहाँ पे। वहीं पे हम डोमेस्टिक फैक्टर की बात करें तो डोमेस्टिक फैक्टर में क्या है कि जो यहाँ के मतलब इंडिया के अंदर में देखें तो बहुत बड़ी जो आबादी है उसके बारे में बात की जाती है। जो मुस्लिम आबादी होने के कारण क्या होता है, हमें पश्चिम एशिया के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ते हैं। इसी तरह से तमिलनाडु की जो राजनीति है वो श्रीलंका नीति को भी प्रभावित करती है। तो ये इसके डोमेस्टिक है। ठीक है, पढ़ लेना एंड मतलब लिख लेना। और भारत की जो विदेश नीति है इसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य तो यही कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बना रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात ये करता है। ठीक है, मतलब भारत किसी भी जो महाशक्ति है उससे ये क्या कहता है, मतलब पीछे नहीं रहना चाहता। इसका उद्देश्य है कि इनके पास फैसले लेने की आजादी हो। ठीक है, और ग्लोबल पावर स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए, ग्लोबल पावर स्टेटस भी बढ़िया होना चाहिए। मतलब भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि वो क्या कहता चाहता वो क्या बनना चाहता है, बल्कि वो क्या बनना चाहता है कि जो वैश्विक महाशक्ति है वो भी बनना चाहता है, मतलब नेशनल लेवल पे भी। ओके, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एस्पेरा की भी यह बात करता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भी विदेश नीति को कहा देने वाले जो निर्णय लेने वाली संस्था जैसे कि विदेशी मंत्रालय हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हो गया, इनके बारे में आपको यहाँ पे
लिखना है। ओके, तो पहले आप इसका क्या करोगे, इंट्रो दोगे बढ़िया सा, और फिर उसके बाद एक एक करके जो ये पॉइंट है उसको आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, खुद से अपने अकॉर्डिंग बना के लिख लेना। ठीक है, उसके बाद इसको आप प्रॉपर लिखोगे। लिखने के बाद फिर एंड में क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे और फिर निष्कर्ष लिख के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दोगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की जो विदेश नीति, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में विदेश नीति थी भारत की, वो कैसी थी। तो इंदिरा गांधी की जो नीति मतलब पावर और राष्ट्रीय हित पे केंद्रित थी। जैसे कि एक जो प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ है जैसे जे.एन. दीक्षित, उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी ने भारत को एक संकोचित राष्ट्र से एक आत्मविश्वासी क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया था। उनकी विदेश नीति का मूल मंत्र क्या था कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ओके, एंड 1921 का जो युद्ध और बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था, 1921 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, वो अलग बन गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप बताओगे कि कैसे जब जो पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि आप जो बांग्लादेश है, ठीक है, जबकि आप यहाँ पे बताओगे कि पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसमें उन्होंने नरसंहार शुरू किया और जो लाखों शरणार्थी थे वो भारत आए। तो इंदिरा गांधी ने वैश्विक दबाव के बावजूद सैन्य हस्तक्षेप का क्या किया, फैसला किया था। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे और भारत को डराने के लिए उन्होंने बताया बहुत बड़ा मतलब सातवां बेड़ा, ठीक है, भेजा। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी और ये घटना दिखाती है कि आप किसी भी महाशक्ति के दबाव में जो इंडिया है वो झुकने वाला नहीं है। काफी कोशिश हुई थी और हालांकि काफी नुकसान भी हो गए थे 1921 में जब वॉर हुआ था, तो लेकिन इंडिया भी हार कहाँ मानने वाला था, है ना। फिर उसके बाद जो सोवियत संघ है उसके तरफ हमारा इंडिया का झुकाव हो गया था और 1921 में ही वो सोवियत संघ के साथ ही 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर भी हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अगस्त 1921 में ही बांग्लादेश के युद्ध से ठीक पहले ये जो था आप बताओगे। उसके बाद आप इसमें पोखरण का भी बताओगे, ठीक है, कि कैसे कि इसमें कैसे जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण 1 जो कि राजस्थान में 1924 में हुआ था, पहला हुआ था, विस्फोट किया गया था। ठीक है, तो इसको शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट भी कहा गया। इसका जो कोड नेम था ना वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और सेकंड वाला भी हुआ था, तो उसका क्या नाम था वो आप बताओगे कमेंट में कि जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका कोड नेम क्या था। ठीक है, इसने भारत को परमाणु क्षमता वाले देशों की कतार में खड़ा कर दिया और पश्चिमी देशों के परमाणु एकाधिकार को भी चुनौती दी थी। फिर इसके जो पड़ोसी कंट्री थे उसके साथ समझौता कैसा, फिर शिमला समझौता। तो यहाँ पे ना इंदिरा गांधी का मानना था कि जो दक्षिण एशिया है उसमें भारत की जो भूमिका है वो बिग ब्रदर की नहीं है बल्कि क्या है, स्वाभाविक नेता की होनी चाहिए। और फिर एक शिमला समझौता हुआ 1972 में, मतलब वो जो 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही हुआ था। उसमें जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ये शिमला समझौता किया गया था। इसमें तय किया गया था जो कश्मीरी मुद्दे है ना उसको केवल द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाएगा, इसमें किसी भी तीसरे कंट्री को हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 1925 में सिक्किम का विलय हो गया था। ठीक है, फिर नाम और फिर इसको कंक्लूड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन 1 का तो कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी तीन, मैक्सिमम 3 कर सकते हो एक पार्ट से और मिनिमम 2। ठीक है, लेकिन टोटल आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद ये जो है आपका सेक्शन सेकंड, ठीक है, पार्ट बी जो सेक्शन है उसमें आपके शॉर्ट नोट्स वाले हैं सारे 250 वर्ड में आंसर आपको करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है जैसे कि क्वेश्चन 6 है तो इसमें क ख 2 पार्ट दिए गए, दोनों आपको करना है। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके दोनों पार्ट को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 6 का क कर लो फिर 7 का ख कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो, उसको कंप्लीट करना होगा। ओके, तो ये ख है 6 का और क्वेश्चन नंबर प्रॉपर करना। असाइनमेंट जो आप बना रहे हो वो A4 साइज शीट पे होने चाहिए। ठीक है, व्हाइट कलर का पेपर यूज करना चाहिए और जो आपका असाइनमेंट है व्हाइट कलर का पेपर ही यूज करना है, जो लाइनिंग वाली होती है रूल्ड पेपर। ठीक है, A4 साइज आप यहाँ से लिख लेना। ओके, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। ये सारे शॉर्ट नोट्स से आप कर लेना। ओके,
शॉर्ट नोट्स ज़्यादा नहीं होते, आपको जो एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 500 वर्ड में देना होता है, ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट नोट्स में 2 पार्ट है, 251 का है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे पेजेस नहीं भरना है, 2 से 2.5 पेज लिखो बहुत है शॉर्ट नोट्स में, और जो आपका लॉन्ग हो गया उसमें आपको 4 to 5 पेज बहुत है, ठीक है, ठीक है। वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत अफ्रीका व्यापार संबंध, कि जो भारत या अफ्रीका का जो व्यापार संबंध है वो कैसा है, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की जो विदेश आर्थिक नीति में जो बहुपक्षीय संस्था है, जैसे यहाँ पे हो गया IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, शॉर्ट में बताना है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, पर जो भी पॉइंट आप लिखो अच्छे अच्छे लिखो, ठीक है, ताकि जेन्युइन हो, बढ़िया पॉइंट हो, मार्क्स मिले उसमें। एंड ये, ठीक है, तो आप असाइनमेंट को कर लेना, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, असाइनमेंट सोल्यूशन उन्हें भी मिल जाए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है।